Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एन तिवारी। इस वीडियो में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज को कवर किया है। यह वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यूज सीरीज का फर्स्ट यूनिट है। आगे और भी यूनिट्स इसमें आएंगी और भी वीडियोस मैं आगे बना करके अपलोड करूँगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं इसके आगे की सीरीज़ के यूनिट्स के वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग आधुनिक विपणन के जनक हैं? ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी लेस्टर वंडरमैन, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी फिलिप कोटलर। स्टूडेंट, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको यह बताना है कि मॉडर्न मार्केटिंग के प्रोपाउंडर कौन है, मॉडर्न मार्केटिंग के फादर के रूप में किन्हें जाना जाता है। यदि ऑप्शन ए की बात करें, अब्राहम मास्लो, तो इन्हें हम हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के नाम से जानते हैं। इनका जो योगदान है मैनेजमेंट में, इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन नीड्स की हायरार्की तय की थी। तो इनका मार्केटिंग से उतना ज़्यादा संबंध नहीं है। अगला जो ऑप्शन है लेस्टर वंडरमैन, लेस्टर वंडरमैन को अमेरिकी विज्ञापन कार्यकारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी की यदि बात करें, पीटर ड्रकर, इन्हें पीटर एफ ड्रकर के नाम से जाना जाता है। मैनेजमेंट में इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। मैनेजमेंट में इन्होंने MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स थ्योरी को बताया था। वहीं ऑप्शन डी पर यदि विचार करें तो ऑप्शन डी है फिलिप कोटलर। कई सारे विद्वान फिलिप कोटलर को ही आधुनिक मार्केटिंग का जनक मानते हैं, मॉडर्न मार्केटिंग के पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, फिलिप कोटलर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। फिलिप कोटलर आधुनिक विपणन के जनक हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच एम्स एट। विपणन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ... है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन उत्पादन, ऑप्शन बी प्रॉफिट मेकिंग लाभ कमाना, ऑप्शन सी द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स ग्राहकों की ज़रूरतों की संतुष्टि, ऑप्शन डी सेलिंग प्रोडक्ट्स उत्पाद बेचना। जहाँ तक मार्केटिंग प्रोसेस की बात है तो इसका रेंज बड़ा ही वाइड है, बहुत वाइड है। इसका जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है। यदि हम अपने ऑप्शंस की बात करें, प्रोडक्शन, तो ये बड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग प्रोसेस केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है। वहीं अगर प्रॉफिट मेकिंग की बात करें तो प्रॉफिट मेकिंग मार्केटिंग का एक एम है, लेकिन केवल यह कहना कि मार्केटिंग केवल प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट बनाने का एक साधन है, एक प्रक्रिया है, तो यह भी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी की यदि हम बात करें, सेलिंग प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली मार्केटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, लेकिन मार्केटिंग केवल सेलिंग प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। वहीं यदि ऑप्शन सी की बात करें, द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड ग्राहकों की ज़रूरतों की संतुष्टि, तो यह उद्देश्य सबसे सार्थक उद्देश्य है मार्केटिंग का। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर यदि देखें तो वह होगा ऑप्शन सी, द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स
ग्राहकों के ज़रूरतों की संतुष्टि। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस विच एम्स एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। विपणन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्राहकों की ज़रूरतों को संतुष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू। विपणन शब्द डॉट डॉट को संदर्भित करता है, अर्थात कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही तरीके से मार्केटिंग शब्द की व्याख्या करता है या मार्केटिंग की डिफिनीशन को बताता है, ये आपको इस प्रश्न के जवाब में बताना है। ऑप्शन ए इज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार और जनसंपर्क गतिविधियाँ। ऑप्शन बी इज अ न्यू प्रोडक्ट नीड्स आइडियाज, डेवलपमेंट्स, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्रूवमेंट्स। एक नौ उत्पाद, आवश्यकता, विचार, विकास, अवधारणा एवं सुधार। ऑप्शन सी इज सेल्स प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। विक्रय योजना, रणनीति और कार्यान्वयन। ऑप्शन डी ए फिलॉसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। एक दर्शन जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर बल देता है। यदि ऑप्शन ए की बात करें तो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ ये मार्केटिंग के फंक्शंस हैं, मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मार्केटिंग को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। मार्केटिंग की डिफिनीशन में कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उनका ए में अभाव है, ऑप्शन ए में उनका अभाव है। यदि ऑप्शन बी को देखा जाए तो इसमें एक नए उत्पाद की आवश्यकता से संबंधित आइडिया, उसका विकास करना, उससे संबंधित अवधारणाएं एवं उसमें सुधार, यह प्रोडक्ट साइकिल को बताता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बताता है, यह मार्केटिंग को नहीं बताता है। वहीं ऑप्शन सी की बात करें तो सेल्स प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, यह सेल्स से रिलेटेड टर्म है कि सेल्स से रिलेटेड प्लान बनाना, उससे संबंधित प्लान और स्ट्रेटजी बनाना और उसको लागू करना, ये भी मार्केटिंग को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता है। वहीं ऑप्शन डी की यदि बात करें तो ये कहता है कि मार्केटिंग एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर बल देता है। मतलब कस्टमर को प्रायोरिटी देता है, कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। यह मार्केटिंग को वास्तविक रूप में परिभाषित करता है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही जवाब है, सबसे सटीक उत्तर है, वह है ऑप्शन डी। द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू, ऑप्शन डी, अ फिलॉसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। विपणन शब्द एक दर्शन है जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि को संदर्भित करता है। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि मार्केटिंग मेनली कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ही ज़्यादा जोर देता है। मार्केटिंग में जो यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जो बातें दी गई हैं, ये सभी मार्केटिंग के एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन इनमें मार्केटिंग की मेन फिलॉसफी जो कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बताती है, उसका अभाव है। इसलिए इसका सबसे सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन है द की टर्म इन द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफिनीशन ऑफ मार्केटिंग इज। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की मार्केटिंग की परिभाषा में मुख्य तत्व डॉट डॉट है।
अर्थात अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो मार्केटिंग की परिभाषा दी है उसमें सबसे मुख्य तत्व क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्टिविटी गतिविधि, ऑप्शन बी सेल्स विक्रय, ऑप्शन सी प्रोडक्ट्स उत्पाद, ऑप्शन डी वैल्यू मूल्य। स्टूडेंट्स, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन में वैल्यू को मुख्य एलिमेंट्स के रूप में शामिल किया गया है। कस्टमर वैल्यू इज द की टर्म इन द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफिनीशंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ वांट। चाह, इच्छा की एक उपयुक्त परिभाषा का चयन करें। यहाँ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मोर कंज्यूमर नीड्स, अधिक उपभोक्ता आवश्यकताएं। ऑप्शन बी नीड्स बैक्ड बाई बाइंग पावर, क्रय शक्ति द्वारा आवश्यकता पूर्ति। ऑप्शन सी नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, उत्पाद के लिए निर्देशित आवश्यकता। ऑप्शन डी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, बुनियादी मानवीय आवश्यकता। स्टूडेंट्स, नीड, वांट और डिमांड सामान्य रूप से देखें तो ये सिमिलर लगते हैं, इसका अर्थ लगभग समान लगता है। लेकिन यदि मार्केटिंग की भाषा में हम समझें, मार्केटिंग की भाषा की यदि बात करें तो नीड्स, वांट्स और डिमांड में काफ़ी अंतर है। नीड्स जहां एक तरफ बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को बताती हैं जो ह्यूमंस के सर्वाइवल्स के लिए आवश्यक होती हैं। सामान्य रूप से देखें तो नीड्स हर पर्सन की समान होती है, अर्थात नीड्स पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करती, बदलती नहीं है, सबकी एक समान होती है। जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, हवा, पानी आदि। वहीं यदि वांट्स की बात करें तो वांट्स सर्वाइवल के लिए अनिवार्य नहीं होती है और यह पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। स्पेसिफिक नीड्स जो होती है उसे हम वांट्स कहते हैं। जैसे नीड्स में शामिल है भोजन। भोजन की आवश्यकता तो हर पर्सन को होती है, हर व्यक्ति को होती है, लेकिन भोजन के लिए व्यक्ति की अलग अलग वांट्स होती हैं, अलग अलग इच्छा होती है। जैसे कोई रोटी दाल सब्जी खाना चाहता है, कोई चावल दाल सब्जी खाना चाहता है, कोई पराठा खाना चाहता है, कोई इडली डोसा खाना चाहता है, कोई दूध पीना चाहता है, कोई फल खाना चाहता है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये वांट्स के अंतर्गत आते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति की नीड्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाती है तो उसे हम वांट्स कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि खाने के लिए रोटी सब्जी पराठा या चाउमीन बर्गर आदि की डिमांड करता है तो चाउमीन बर्गर या रोटी सब्जी की जो नीड्स है या उसकी जो ये आवश्यकता है इसे हम वांट्स कहते हैं, चाह कहते हैं। एक तरफ जहाँ नीड्स हर पर्सन की, हर ह्यूमन बीइंग्स की सेम होती है, एक समान होती है, वहीं वांट्स हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। यह समय, परिस्थिति, व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। वहीं यदि डिमांड की बात करें, मांग की बात करें, तो जब कोई ग्राहक किसी स्पेसिफिक वांट्स के से संबंधित किसी प्रोडक्ट को क्रय करने की इच्छा रखता है तथा साथ ही साथ उसके पास एबिलिटी टू पे यदि है तो वह वांट्स डिमांड कहलाती है। अब जैसे यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है और वह पिज़्ज़ा खाना चाहता है, लेकिन न तो उसके पास इतने पैसे हैं जिससे वो पिज़्ज़ा खरीद सके और न ही वह जहाँ पर है वहाँ पर पिज़्ज़ा उपलब्ध हो सकता है, तो
वह वांट्स तो हो सकती है उसकी, पिज्ज़ा खाना उसकी वांट्स तो हो सकती है, लेकिन वह डिमांड नहीं कहलाएगी। वहीं यदि उस व्यक्ति को भूख लगी है और उसे इच्छा है कि वो पिज्ज़ा खाए और वह ऐसी परिस्थिति में है कि उसे पिज्ज़ा उपलब्ध हो सकता है और साथ ही साथ पिज्ज़ा खरीदने की उसके पास क्षमता है, तो वह वांट्स डिमांड कहलाएगी। अब यदि इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम जो ऑप्शंस हैं इनकी बात करें, तो जो पहला ऑप्शन है मोर कंज्यूमर नीड्स, अधिक उपभोक्ता आवश्यकताएं, यह भी वांट्स को परिभाषित नहीं करती। वहीं नीड्स बैक्ड बाय बाइंग पावर, यह तो डिमांड की बात करता है। वहीं नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, हाँ यह सही ऑप्शन है। उत्पाद के लिए या इस प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो नीड होती है उसे ही वांट्स कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है यहाँ पर वह है ऑप्शन सी, नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वांट्स। यहाँ डी की बात करें बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, तो अभी हमने बताया कि बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो होती है उसे नीड्स कहते हैं, ये वांट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, व्हाट इज कॉल्ड। बदले में कुछ देकर किसी से मनचाही वस्तु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मार्केटिंग मायोपिया, ऑप्शन बी सेलिंग बेचना, ऑप्शन सी एक्सचेंज विनिमय, ऑप्शन डी डिलीवरी। स्टूडेंट यहाँ सबसे सही उत्तर है एक्सचेंज विनिमय। विनिमय बदले में कुछ देकर किसी से मनचाही वस्तु प्राप्त करने की क्रिया है। इट मीन्स एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वांट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय अ एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड। स्टूडेंट अभी इसके बारे में हमने बताया कि कोई भी वांट्स जिसके बारे में कोई व्यक्ति विलिंगनेस टू बाई एंड एबिलिटी टू पे रखता है तो वह वांट्स डिमांड कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डिमांड, ए डिमांड मांग। नीड्स ये बेसिक नीड्स होती हैं, ह्यूमन बेसिक नीड्स होती हैं, अभी हमने बताया आपको। वांट्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो नीड्स होती है उसको वांट्स कहते हैं। कंज्यूमर यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है डिमांड मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डॉट डॉट टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों के विभिन्न समूहों को प्रकट करने कवर करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बाइंग पावर क्रय शक्ति, ऑप्शन बी डेमोग्राफिक सेगमेंट जनसांख्यिकीय खंड, ऑप्शन सी मार्केट बाजार, ऑप्शन डी पीपुल लोग। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है मार्केट। मार्केट एक ऐसा टर्म है जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न समूहों के कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉट डॉट आर द form of human needs take as shaped by culture and individual personality, संस्कृति और व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आकार के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं के रूप को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो ऑप्शंस हैं उनमें पहला ऑप्शन है वांट्स चाहत या चाहते, बी डिमांड्स मांगे, ऑप्शन सी नीड्स आवश्यकताएं, ऑप्शन डी सोशल नीड्स सामाजिक आवश्यकताएं। स्टूडेंट आई थिंक अभी जो हमने नीड्स वांट और डिमांड के बारे में आपको बताया वहाँ हमने आपसे बताया था कि जो वांट्स होती हैं वह कल्चर, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, टाइम फेज आदि के आधार पर
पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, वांट्स। डिमांड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एबिलिटी टू पे या विलिंगनेस टू बाई की बात नहीं हो रही है। यहाँ ह्यूमन नीड्स, ऐसी ह्यूमन नीड्स जो कल्चर और इंडिविजुअल के हिसाब से शेप लेती हैं, बदलती हैं, उनकी बात हो रही है। वहीं ऑप्शन सी, नीड्स, आवश्यकताओं की बात करें तो नीड्स, यहाँ ह्यूमन नीड्स की बात तो हो रही है, लेकिन जो नीड्स होती हैं वो बदलती नहीं है। नीड्स जो है वो बेसिक नीड्स होती हैं जो सर्वाइवल के लिए आवश्यक होती हैं और वह हर पर्सन की एक समान होती है। वहीं सोशल नीड्स की बात करें तो यहाँ भी यह एक संकुचित विचारधारा होगी। ओवरऑल यदि देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब है वांट्स, चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट द प्राइस कंसिडरेशन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स इज कॉल्ड। वह स्थान जहां खरीदार और विक्रेता के बीच मूल्य प्रतिफल के विरुद्ध सामान खरीदा और बेचा जाता है क्या कहलाता है? तो इसका तो जवाब हर व्यक्ति को पता होगा। जहां पर क्रेता और विक्रेता सामान की खरीद और बिक्री किसी मूल्य के बदले करते हैं उसे हम मार्केट कहते हैं, बाजार कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्केट, बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स। किसमें माल के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है? ऑप्शन ए, सेलिंग, विक्रय। ऑप्शन बी, असेंबलिंग, संयोजन। ऑप्शन सी, बाइंग, क्रय। ऑप्शन डी, सेलिंग एंड बाइंग बोथ, विक्रय एवं क्रय दोनों। ओनरशिप का ट्रांसफ़र बाइंग या सेलिंग दोनों ही स्थितियों में होता है। सेलिंग और बाइंग दोनों ही कंडीशन में ओनरशिप का ट्रांसफ़र वेंडर या सेलर से कस्टमर या बायर को होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, सेलिंग एंड बाइंग बोथ इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स। विक्रय एवं क्रय दोनों में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मार्केटिंग अवधारणा नहीं है? आपके पास ऑप्शन के रूप में है ऑप्शन ए, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उत्पादन अवधारणा। ऑप्शन बी, द सेलिंग कॉन्सेप्ट, बिक्री अवधारणा। ऑप्शन सी, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सामाजिक विपणन अवधारणा। ऑप्शन डी, द सप्लायर कॉन्सेप्ट, आपूर्तिकर्ता अवधारणा। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक प्रकार की स्ट्रेटजी होती है जिसका प्रयोग कोई फर्म अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने, विक्रय को बढ़ाने, प्रॉफिट को बढ़ाने और साथ ही साथ अन्य संस्थाओं से मिल रहे कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए करती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक फर्म कुल 5 प्रकार के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जिसमें पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और पांचवा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इन 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग कोई भी फर्म मार्केटिंग के लिए करती है। तो यहाँ पर देखें, इन उपलब्ध जो ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पर ए, बी और सी के जो ऑप्शंस हैं यह तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत हैं, लेकिन ऑप्शन डी, द सप्लायर कॉन्सेप्ट, यह कहीं से भी इन 5 कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है। और चूंकि प्रश्न में यही जानने की अपेक्षा है आपसे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, द सप्लायर कॉन्सेप्ट is not a type of marketing concept. Option D is correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज व्हाट? विपणन प्रबंध क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू मूव द कंपनी फॉरवर्ड, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग रणनीतियां विकसित करना। ऑप्शन बी मैनेजिंग द मार्केटिंग प्रोसेस, विपणन प्रक्रिया का प्रबंधन। ऑप्शन सी मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की लाभप्रदता की निगरानी। ऑप्शन डी द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, बेहतर ग्राहक मूल्य बनाने, प्रदान करने और संचारित करने के माध्यम से लक्षित बाजारों को चुनने, बनाए रखने और ग्राहकों के विस्तार की कला और विज्ञान है। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में आपसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की डिफिनीशन या मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को जानने की अपेक्षा है। तो यहाँ जो उपलब्ध विकल्प हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, उनमें सबसे बेहतर ऑप्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए है वह है ऑप्शन डी। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग delivering and communicating superior customer value. Next question is which of the following refers to marketing channels? निम्नलिखित में से कौन मार्केटिंग चैनल को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एकीकृत विपणन संचार। बी डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। ऑप्शन सी मार्केटिंग मायोपिया। ऑप्शन डी रिटेलिंग खुदरा बिक्री। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसे शार्ट में IMC के नाम से जानते हैं, इज एन अप्रोच यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रांड एंड कोऑर्डिनेट देयर कम्युनिकेशन एफर्ट्स। इट इज नॉट रिफर्स टू मार्केटिंग चैनल। ऑप्शन सी मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया का इस्तेमाल सबसे पहले थियोडोर लेविट ने अपनी एक आर्टिकल में किया था। जहाँ तक मायोपिया की बात करें तो मायोपिया आँख की एक बीमारी है जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसे यह बीमारी होती है उसे पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में असुविधा होती है। मार्केटिंग मायोपिया एक ऐसी स्थिति है जब किसी कंपनी का मार्केटिंग दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है और वह मुख्य रूप से कई संभावित मार्केटिंग ऑप्शंस को छोड़ करके किसी विशेष एक ऑप्शंस को ही अगर वो टारगेट करती है, तो इस प्रकार के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। जैसे कोई एक कंपनी है जो अपना लाभ बढ़ाना चाहती है और लाभ बढ़ाने के लिए वह अपने उत्पाद के मूल्य बढ़ाने का निर्णय लेती है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती है। तो एक तरफ जहां मूल्य बढ़ जाता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी या तो वही रहती है या क्वालिटी गिर जाती है, तो कंपनी के सामने एक खतरा होता है कि भविष्य में वह अपना ग्राहक आधार खो दे, यानी ग्राहकों की संख्या उसकी कम हो सकती है, उसकी सेल पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसका लाभ बढ़ने की जगह लाभ कम हो सकता है। इस परिस्थिति को मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। तो इसका भी मार्केटिंग चैनल से कोई संबंध नहीं है। वहीं चौथे ऑप्शन रिटेलिंग या खुदरा बिक्री की बात करें तो यह मार्केटिंग चैनल का एक पॉइंट है, लेकिन पूरा का पूरा मार्केटिंग चैनल नहीं है। मार्केटिंग चैनल का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कोई कंपनी अपने उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करती है और यह काम डिस्ट्रीब्यूशन से हो पाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग चैनल का काम करता है, जिसका प्रयोग करके कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर।
विपणन विभाजन डॉट डॉट के लिए उपयोगी है। यहाँ स्टूडेंट्स आपसे यह जानने की अपेक्षा है कि सेगमेंटेशन विभाजन या विभक्तिकरण जिसे कहते हैं वह किस प्रकार से मार्केटिंग के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। ऑप्शन ए प्रॉस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन संभावनाओं की पहचान करने में उपयोगी है। ऑप्शन बी टू नो द कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ग्राहकों की रुचि और वरीयता को जानने में मदद कर सकता है। ऑप्शन सी टू टारगेट करेंट क्लाइंट्स मौजूदा ग्राहकों को साधने के लिए या मौजूदा ग्राहकों को लक्षित करने के लिए उपयोगी हो सकता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। मार्केट सेगमेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स की यदि बात करें तो मार्केट सेगमेंटेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंपनी इसके द्वारा नई संभावनाओं की पहचान करती है, यानी प्रॉस्पेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वहीं मार्केट सेगमेंटेशन का प्रयोग करके एक ऑर्गेनाइजेशन ग्राहकों की रुचि और उनकी प्रेफरेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान ग्राहक हैं उनकी संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन मार्केट सेगमेंटेशन का सहारा लेता है। तो यहाँ पर देखें मार्केट सेगमेंटेशन के ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। Prospects identification, to knowing customer taste and preference, and to target current clients। इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आर द यूजफुल फॉर मार्केटिंग सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू बिल्ड लॉस्टिंग रिलेशनशिप्स विथ कंज्यूमर्स। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं के साथ अस्थायी संबंध बनाने की कुंजी है। ऑप्शन ए इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट उत्पाद की कीमत। ऑप्शन बी नीड रिकॉग्निशन आवश्यकता पहचान। ऑप्शन सी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राहक संतुष्टि। ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद की गुणवत्ता। प्रोडक्ट की प्राइस जहां कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट तो करती है लेकिन इससे अस्थायी संबंध नहीं बनता है। वहीं ऑप्शन बी है नीड रिकॉग्निशन आवश्यकता की पहचान। यदि कोई कंपनी कोई व्यापार कस्टमर की आवश्यकता की पहचान कर लेता है तो केवल इससे ही कंज्यूमर या कस्टमर से अस्थायी संबंध नहीं बन सकता है या यह कस्टमर या कंज्यूमर से अस्थायी संबंध बनाने का आधार नहीं हो सकता है। वहीं ऑप्शन डी की बात करें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी कस्टमर या कंज्यूमर को अट्रैक्ट तो करता है, अपनी तरफ तो खींचता है, लेकिन इससे अस्थाई रिलेशनशिप बिल्डअप होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यदि इस प्रोडक्ट से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यदि मार्केट में कहीं प्राप्त होता है या सिमिलर प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है तो कंज्यूमर या कस्टमर उस तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी की यदि बात करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राहक संतुष्टि, हाँ यह लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप के लिए एक आधार बन सकता है। एक सेटिस्फाइड कस्टमर फर्म कंपनी या बिजनेस से अस्थाई रिलेशनशिप बनाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राहक संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट आर प्रोडक्ट्स बॉट बाय इंडिविजुअल्स and organizations for further processing or for use in conducting a business। व्यक्तियों और संगठनों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए या किसी व्यवसाय के संचालन में उपयोग के लिए खरीदे गए उत्पाद हैं।
कौन से प्रोडक्ट व्यक्तियों और संगठनों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए या किसी व्यवसाय के संचालन में उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं। ऑप्शन ए इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उपभोक्ता उत्पाद। ऑप्शन बी इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, विशेष उत्पाद। ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, औद्योगिक उत्पाद। ऑप्शन डी पर्सनल प्रोडक्ट्स, व्यक्तिगत उत्पाद। ऑप्शन ए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की यदि बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम फाइनल गुड्स के रूप में जानते हैं। ये प्रोडक्ट किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खरीदे जाते हैं। ऑप्शन बी स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के अंतर्गत वे प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक खास उपभोक्ता वर्ग द्वारा इन प्रोडक्ट की खास स्पेशलिटी या ब्रांड के कारण खरीदा जाता है, जैसे फैंसी प्रोडक्ट, लग्जरी कार्स, प्रोफेशनल्स के जो इक्विपमेंट होते हैं, प्रोफेशनल्स इक्विपमेंट इत्यादि इस कैटेगरी के प्रोडक्ट में आते हैं। ऑप्शन डी पर्सनल प्रोडक्ट्स। पर्सनल प्रोडक्ट्स भी एक तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा क्रय किए जाते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रॉ मटेरियल या असेंबली लाइन के प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक पुलिंदा है क्या। ऑप्शन ए कस्टमर, ग्राहक। ऑप्शन बी मार्केट, बाजार। ऑप्शन सी प्रोडक्ट, उत्पाद। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। जॉर्ज फिश ने प्रोडक्ट की डिफिनीशन करते हुए यह कहा था कि प्रोडक्ट इज अ क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अर्थात उत्पाद मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक पुलिंदा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी प्रोडक्ट इज अ क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कंपनीज सेल्स are shown down and profits level off or decline, at which stage the company has reached। यदि कंपनी की बिक्री धीमी हो जाती है और लाभ का स्तर बंद या गिर जाता है तो कंपनी किस स्तर पर पहुंच गई है। ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन, परिचय। ऑप्शन बी डिक्लाइन, गिरावट। ऑप्शन सी ग्रोथ, विकास। ऑप्शन डी मैच्योरिटी, परिपक्वता। स्टूडेंट, यदि आपको ध्यान हो बिजनेस की लाइफ साइकिल की जब बात होती है तो बिजनेस की लाइफ साइकिल में सबसे पहला जो स्टेज होता है वह होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें कोई कंपनी बाजार में आती है, कोई प्रोडक्ट लेकर के आती है, अपना व्यापार प्रारंभ करती है। वहीं इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद से उसका ग्रोथ स्टेज शुरू होता है, यानी उसमें विकास होता है। जैसे जैसे वह मार्केट में अपना विस्तार करती है वैसे वैसे उसका प्रॉफिट बढ़ता है, उसकी बिक्री बढ़ती है, जिसे ग्रोथ स्टेज कहते हैं। वहीं ग्रोथ स्टेज के बाद से बिजनेस लाइफ साइकिल में थर्ड स्टेज आता है मैच्योरिटी, परिपक्वता का स्तर, जहाँ पर सेचुरेशन की पीरियड होती है, यानी स्थिरता की स्थिति होती है, यानी कंपनी आगे कुछ भी कर ले तो वहाँ पर विकास की या एक्सटेंशन की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती है। वह स्टेज कहलाता है मैच्योरिटी या परिपक्वता का स्तर। वहीं परिपक्वता के स्तर के बाद से बिजनेस लाइफ साइकिल में जो स्टेज आता है वह होता है
डिक्लाइन, गिरावट का। यानी जब कोई कंपनी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाती है, यानी उसमें और बहुत सारी संभावनाएं नहीं होती हैं और वह उस स्टेज पर, सेचुरेशन की स्टेज पर यदि स्थिर नहीं रहती है तो उसकी सेल और उसका प्रॉफिट दोनों ही डाउन होता है, गिरता है, और इस स्टेज को कहते हैं डिक्लाइन स्टेज। इस स्टेज में जो सेल है वह कम हो सकती है या बिल्कुल समाप्त भी हो सकती है। प्रॉफिट का जो लेवल है वो कम भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है यानी कोई प्रॉफिट ना हो, या माइनस की भी स्थिति हो सकती है यानी लॉस की भी स्थिति हो सकती है। तो इस पूरे स्टेज को कहते हैं डिक्लाइन स्टेज। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है कि यदि कोई कंपनी जिसकी सेल जो है वो स्लो हो गई हो और उसका प्रॉफिट लेवल या तो ऑफ हो या डिक्लाइन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी की जो स्टेज होती है उसे हम डिक्लाइन स्टेज कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, डिक्लाइन, गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस स्टेटमेंट शो? ट्रेड ऑफ वैल्यू बिटवीन टू पार्टीज। यह कथन दो पक्षों के बीच मूल्य का व्यापार क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कंपटीशन, प्रतियोगिता, ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन, सौदा, ऑप्शन सी एक्सचेंज, विनिमय, ऑप्शन डी नीड, आवश्यकता। स्टूडेंट, ट्रेड ऑफ वैल्यू बिटवीन टू पार्टीज रिप्रेजेंट्स टू ट्रांजैक्शन, सौदा को प्रकट करता है। स्टूडेंट, यहाँ कंपटीशन तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बहुत ही क्लोज डिफरेंस है, बहुत ही क्लोज डिफरेंस है, यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर अ गुड और सर्विस इज एक्सचेंज इन रिटर्न फॉर अ मॉनेटरी वैल्यू, जबकि एक्सचेंज इज ए स्वैप ऑफ ए गुड और ए सर्विस बिटवीन टू पार्टीज। एक्सचेंज में केवल गुड्स या सर्विस की स्वैपिंग शामिल है, अदला बदली शामिल है, जबकि ट्रांजैक्शन में अदला बदली के साथ साथ इसमें मॉनेटरी वैल्यू का होना जरूरी है। यानी जो अदला बदली है वह किसी मॉनेटरी वैल्यू के अगर अधीन है तो वह ट्रांजैक्शन कहलाएगा, न कि एक्सचेंज। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, ट्रांजैक्शन, सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, विपणन पर व्यय किया गया धन है। ऑप्शन ए वेस्टेज, बर्बादी, ऑप्शन बी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अनावश्यक व्यय, ऑप्शन सी बर्डन ऑन द कस्टमर्स, ग्राहकों पर भार, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट, विनियोग। स्टूडेंट, मार्केटिंग के संदर्भ में यदि कोई कंपनी, कोई बिजनेस कोई खर्चा करता है, कोई धन व्यय करता है, तो वह किसी भी तरीके से वेस्टेज नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जिस प्रकार से प्रोडक्शन एक बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसी प्रकार से मार्केटिंग भी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। तो मार्केटिंग के संदर्भ में किया गया व्यय एक बर्बादी तो नहीं हो सकता। साथ ही साथ ऑप्शन बी की बात करें तो यह भी है कि ये अननेसेसरी कैसे हो सकता, जबकि बिजनेस के लिए ये यदि आवश्यक है तो। ऑप्शन सी बर्डन ऑन कस्टमर, ऐसा नहीं है, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस किसी भी प्रकार से कस्टमर के ऊपर भार तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट, विनियोग, हाँ ये सही है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मार्केटिंग पर जो मार्केटिंग पर जो एक्सपेंस किया जाता है वह एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मार्केटिंग पर किया गया व्यय
फ्यूचर में कंपनी को के लाभ को बढ़ाने का काम करता है, कंपनी को रिटर्न में कुछ देता है, इसलिए यह एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है, न कि वेस्टेज या अननेसेसरी एक्सपेंसेज या बर्डन ऑन कस्टमर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट, विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, विपणन अवधारणा है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ओरिएंटेड, उत्पादोन्मुखी। ऑप्शन बी सेल्स ओरिएंटेड, विक्रयोन्मुखी। ऑप्शन सी कस्टमर ओरिएंटेड, ग्राहकोन्मुखी। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट एक ट्रिक बता दें आपको, जिस भी प्रश्न में ऑल ऑफ द एबव लिखा हो या नन ऑफ दीज लिखा हो, इस प्रकार के यदि ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च, एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 95% चांसेस में ऑल ऑफ द एबव ये सही विकल्प होता है। ओके, तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार के ऑप्शंस उपलब्ध हों तो आप सबको सतर्क हो जाना चाहिए। वैसे खैर इस प्रश्न की बात करें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, ये बात सही है। ये सेल्स ओरिएंटेड भी होता है, ये भी बात सही है। ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ये भी बात सही है। इस प्रकार से देखें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ आंसर होता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, व्यवसाय के लिए विपणन है। ऑप्शन ए कंपल्सरी, अनिवार्य। ऑप्शन बी नेसेसरी, आवश्यक। ऑप्शन सी अननेसेसरी, अनावश्यक। ऑप्शन डी लग्जरी, विलासिता। स्टूडेंट मार्केटिंग ठीक उसी प्रकार से एक बिजनेस के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, जिस प्रकार से प्रोडक्शन या अदर जो एक्टिविटीज़ बिजनेस में परफॉर्म की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से मार्केटिंग भी बिजनेस के लिए एक कंपल्सरी टर्म है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है फॉर अ बिजनेस मार्केटिंग इज कंपल्सरी। नेसेसरी की बात करें तो नेसेसरी का मतलब है, यदि आवश्यक की बात करें तो मे बी और मे बी नॉट जैसी फीलिंग आती है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, आवश्यक नहीं, ये अनिवार्य है, होना ही चाहिए। अननेसेसरी का कोई प्रश्न ही नहीं है, लग्जरी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद है, बिज़नेस की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, कंपल्सरी, अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी ऑफ इंडियन बायर इज, भारतीय क्रेता की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए टू बार्गेनिंग, सौदेबाजी करना। ऑप्शन बी टू फाइल कंप्लेंट, शिकायत करना। ऑप्शन सी टू परचेज चीप, सस्ता खरीदना। ऑल ऑफ द एबव। यहाँ भी देखिए ये लॉजिक जो अभी मैंने डिस्कस किया ये यहाँ भी लागू होता है, क्योंकि देखिए भारतीय जो क्रेता होते हैं, इंडियन बायर जो होते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बार्गेनिंग करते हैं। कहीं भी पहुंच जाए तो प्राइस को लेकर के बार्गेनिंग ज़रूर करते हैं। कंप्लेंट फाइल, थोड़ी भी कोई बात इधर उधर की हुई तो कंप्लेन करने में सबसे आगे होते हैं। टू परचेज चीप, सस्ता खरीदना भी इंडियन बायर की एक विशेषता होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी जो है वो इंडियन बायर की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर बिहेवियर इज, उपभोक्ता व्यवहार है। ऑप्शन ए अनसर्टेन, अनिश्चित। ऑप्शन बी डायनामिक, गत्यात्मक। ऑप्शन सी वाइड, व्यापक। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट कंज्यूमर बिहेवियर की जहाँ तक बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर
अनसर्टेन होता है। क्यों अनसर्टेन होता है? क्योंकि किसी कंज्यूमर के बिहेवियर को 100% ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता और वह बिहेवियर हमेशा के लिए कांस्टेंट भी नहीं होता, वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वह कभी भी बदल सकता है। तो ये अनिश्चित होता है। डायनामिक चूँकि अनिश्चित है, इसीलिए अनिश्चित है क्योंकि ये डायनामिक होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। वाइड, जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर की जो इच्छा होती है, कंज्यूमर की जो आवश्यकता होती है, कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो बहुत वाइड होती है। किसी कंज्यूमर के सारे डिमांड को, सभी आवश्यकताओं को पूरा करना किसी भी बिजनेस के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो वाइड होता है। ये तीनों ही विशेषताएं कंज्यूमर बिहेवियर को बताती हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। आप सभी हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।